नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं अपने साहित्य के विभिन्न रंगों से आपका परिचय करवा रहा हूं। अभी तक आपने मेरी छोटी बड़ी कुछ कविताएं इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनी और इसके बाद मैंने अपने कुछ गद्य रचनाएं जो व्यंग्य थी वास्तव में उन्हें भी प्रस्तुत किया। उसी क्रम में मैंने वैचारिक लेख, अपने हिंदी से संबंधित लेख आपके सामने एक दो रखे थे और एक नया रंग मैंने पिछली कड़ी में प्रस्तुत किया था, वह था रेडियो नाटक। हाँ जी हाँ, रेडियो नाटक एक धारावाहिक के रूप में मैंने लिखा। मैंने और भी कई रेडियो के लिए लिखे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से मुझे महत्वपूर्ण लगता है यहाँ चर्चा के लिए। विरासत शीर्षक से ये बाद में 2008 में किताब घर से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ और इसमें मैंने 13 कड़ियों में, आधे आधे घंटे की कड़ियों में हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के 3 पक्षों को लिया। पहला पक्ष है हमारी काल गणना अर्थात भारतीय कैलेंडर, जिसको हम पंचांग या संवत के रूप में जानते हैं, और उसके समकक्ष जो पाश्चात्य ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ तुलना की मैंने। और उसके बाद मैंने भारत के विविध त्योहारों को लिया, जिनमें हमारे प्रादेशिक, धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार सम्मिलित किए। और तीसरे भाग में मैंने भारत की मुख्य लिपियों को लिया और इस प्रकार कुल 13 कड़ियों में ये धारावाहिक लिखा गया। इसका परिचय पिछली बार मैं दे चुका हूँ पिछली कड़ी में, और मैंने वादा किया था कि आज मैं इसमें से एक अंश आपको सुनाऊंगा। और जो पहली कड़ी है, आधे आधे घंटे की कड़ियाँ हैं, तो पहली कड़ी को पूरा ना लेते हुए आज मैं आधी ही आपके सामने रखूंगा और अगले अंक में शेष आधी कड़ी को मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी कड़ी आधे घंटे की सुनने में परेशानी हो सकती है। तो इससे पहले कि मैं इस कार्य को प्रारंभ करूं, मैं एक नई शुरुआत कर चुका हूं, जिसमें मैं अपने शुभचिंतकों को यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मेरी इन वीडियो को देख करके अपनी टिप्पणी देते हैं, सुझाव देते हैं, और उनके अनुसार मैं बहुत परिवर्तन भी कर रहा हूं। आपने देखा होगा पिछली शुरुआती वीडियो की तुलना में इन वीडियो में मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम जिन साथियों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, उसमें अनुराधा प्रकाशन और उत्कर्ष मेल पाक्षिक के संपादक श्री मनमोहन शर्मा जी का मैं यहाँ स्वागत और अभिनंदन करूँगा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारी सहयोगी हैं डॉक्टर संतोष सब्बरवाल, वे निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त रुचिका सक्सेना हैं, इंदु मिश्रा जो बहुत अच्छी हिंदी की शिक्षिका हैं, सुधाकर पाठक, आप हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं और एक त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं और भारतीय भाषाओं के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। हिंदी शिक्षकों के लिए, हिंदी में अच्छे विद्यार्थियों के लिए निरंतर आप प्रयासरत हैं। ऐसे सुधाकर पाठक जी का मुझे स्नेह प्राप्त होता है। और सुनीता चांदला जी का मैं यहाँ अवश्य आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी अंग्रेज़ी की विदुषी हैं और अंग्रेज़ी भाषा के विशेष तौर पर जो उच्चारण वाले पक्ष हैं उन पर उनकी बहुत बढ़िया जानकारी भी है, अधिकार भी है और इसके विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने मेरी जो कविताएं मैंने एक बार यहाँ प्रस्तुत की थी, हिंदी कविताएं अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ, उन कविताओं पर उन्होंने न केवल मेरे साथ विस्तृत चर्चा की, बल्कि उन्हें स्वयं अपने तरीके से जो शुद्ध उच्चारण है उसके द्वारा उच्चरित करके भी मुझे भेजा है। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर अमरनाथ अमर, जो विरासत के इस लेखन से भी मेरे साथ जुड़े रहे हैं और दूरदर्शन में पत्रिका कार्यक्रम के संपादक, और मेरी बात एक कार्यक्रम आया करता था, आपको याद होगा दूरदर्शन पर, उसका बरसों बरस आपने संचालन संपादन किया और मुझे भी वहाँ अवसर मिला कई बार, और ज्वलंत विषयों पर वे युवाओं के साथ चर्चा करते थे मेरी बात के अंतर्गत। उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारे एक मित्र डॉक्टर रमेश तिवारी हैं, बहुत प्रबुद्ध चिंतक विचारक हैं, और विजय भाटिया जो विजय काका के नाम से साहित्य जगत में प्रख्यात हैं, बहुत अच्छे व्यंग्य कवि हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, वास्तव में तो वे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं, वहाँ से निवृत्त हुए हैं सेवा से, लेकिन साहित्य की जगत में उनकी रुचि है और बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे विजय भाटिया जी को भी मैं यहाँ नमन करना चाहता हूँ इस माध्यम से। तो इस प्रकार ऋषि मिश्र एक मेरे विद्यार्थी हैं और रुचिका सक्सेना का मैं जिक्र कर चुका हूँ।
तो इस प्रकार ये कुछ मित्र हैं, कुछ परिचित हैं, कुछ साथी हैं जिनका मैं यहाँ आज इस माध्यम से अभिवादन करता हूँ और उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं विरासत की जो पहला भाग है काल गणना शीर्षक से। इसमें 4 कड़ियाँ हैं। तो पहली कड़ी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा कहें, मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो रेडियो नाटक की कल्पना कीजिए, सब कुछ वहाँ आपने ध्वनियों के माध्यम से ही कहना होता है और श्रोताओं को सुन करके अपनी कल्पना के सहारे से चीज़ों को अपने सामने साक्षात लाना होता है। तो ऐसे में रेडियो लेखन चुनौतीपूर्ण हो जाता है और रेडियो में अभिनय सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि वहाँ आपने आवाज़ के द्वारा ही सारी चीज़ों को व्यक्त करना होता है। कड़ी 1 कार्यक्रम प्रारंभ सूचक संगीत, जो कि सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, टन 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 टन। सूत्रधार हैं रश्मि और भानु। रश्मि: अरे भानु, क्या बात है, तुम आज जल्दी आ गए। भानु: नहीं रश्मि, मैं जल्दी नहीं आया, तुम ही देर से आई हो। लगता है तुम्हारी तरह ही तुम्हारी घड़ी भी सुस्त हो गई है। अरे हाँ, क्या बात है, मेरी घड़ी तो थोड़ी धीमी चल रही है। ये घड़ी भी कितनी अजीब है, थोड़ा तेज चलने लगे तो परेशानी और धीमी हो जाए तो भी मुसीबत। क्या बात है, घड़ी के बिना तो समय का ज्ञान ही ना हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यही तो है हमारे आज के इस धारावाहिक विरासत की पहली कड़ी का विषय, काल गणना। इसे लिखा है डॉक्टर रवि शर्मा ने। काल गणना, मगर इसका अर्थ क्या है? देखो, काल का अर्थ है समय और गणना का अर्थ है हिसाब किताब। तो काल गणना का अर्थ हुआ समय का हिसाब किताब। कभी इसके लिए हमें घड़ी की सहायता लेनी पड़ती है तो कभी कैलेंडर या पंचांग की। क्या बात है, ये कैलेंडर भी क्या चीज़ बनाई है किसी ने। किसी महीने में 31 दिन तो किसी में 28 या 29। मगर ये कैलेंडर के महीने, दिन, नाम आदि किसने रखे? भानु: अरे भोली रश्मि, यही सब तो है हमारी इस कड़ी का विषय। तो आओ सुनते हैं काल गणना। टन 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 टन। अपनी विरासत है अमूल्य, इसे तुम ही संभालो रे। खान ज्ञान की अद्भुत, इसको देखो भालो रे। अपनी विरासत है अमूल्य, इसे तुम ही संभालो रे। खान ज्ञान की अद्भुत, इसको देखो भालो रे। बात तो ठीक विरासत का, पर अर्थ हमें समझाओ। क्यों संभालें, कैसे संभालें, यह भी तो बतलाओ। मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ता आया। जो सीखा समझा जाना, उससे भविष्य गढ़ता आया। भा यानी ज्ञान के प्रकाश में रत हो भारत कहलाया। विश्व गुरु बन भारत ने फिर ज्ञान का दीप जलाया। उसी ज्ञान का संचित कोश विरासत याथाती कहलाता। इसे जानने अपनाने से भविष्य भारत का जगमगाता। इसीलिए तो कहता हूँ, अपनी विरासत है अमूल्य, इसे तुम ही संभालो रे। खान ज्ञान की अद्भुत, इसको देखो भालो रे। खान ज्ञान की अद्भुत, इसको देखो भालो रे। तो ये मैंने अपने टूटी फूटी आवाज़ में गाने की कोशिश की है, मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहाँ रेडियो में इसको विशेषज्ञों के द्वारा गाया गया था। इसमें एक पुरुष स्वर था, फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि हम क्यों संभालें, कैसे संभालें। फिर एक स्त्री स्वर आया जिसने बताया कि इस तरह से मनुष्य ने विकास किया। फिर पुरुष स्वर में इस बात को आया। अब यहाँ से ये हर एक कड़ी में इस तरह से मैंने एक संगीत का एक छोटा सा हिस्सा रखा। इसके बाद से यहाँ धारावाहिक की पहली शुरुआत होती है। इसमें मैंने संकेत रूप में लेके 2 बच्चे स्कूल से उछलते कूदते आते हैं, अपना बस्ता फेंकते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तो ये अगर मंच पे दिखाना हो तब हम ये निर्देश ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर मंच पर हम बच्चों को आते हुए देखते हैं, इस तरह अपना बस्ता फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन रेडियो पर ये सारी बातें हमें आवाज़ों के द्वारा ही सुनानी होती हैं। तो इसलिए लिखा है, बच्चों के आने की आवाज़ क्रमशः निकट आती है, फिर बस्ता फेंकने की आवाज़ आती है। तो ये सारी ध्वनियाँ रेडियो पर हमें बनानी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, और ये एक कठिन कार्य होता है। अब यहाँ से डायलॉग शुरू होते हैं, बच्चों के संवाद शुरू होते हैं और बच्चे चिल्लाकर, हुर्रे माँ, हमारी वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई, अब तो हम खूब मज़े करेंगे। हाँ हाँ, खूब मज़े करना, मगर यह तो बताओ कि तुम्हारी आज की परीक्षा कैसी रही नीलेश।
बस कुछ ना पूछो माँ, पेपर तो बहुत ही आसान था। ठीक से तैयारी की हो तो पेपर आसान ही लगता है। और सौम्या, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? एकदम बढ़िया माँ, मैंने तो सारा पेपर पूरा करने के बाद दोहरा भी लिया। शाबाश। हुर्रे, तो माँ हम खेलने जाएं? अरे पहले कपड़े तो बदल लो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर खेल लेना। नहीं माँ, आराम नहीं, हमें तो खेलने में आराम मिलता है और मजा भी। अच्छा बाबा, ठीक है, खा पी कर कुछ देर घर के अंदर खेल लेना, फिर शाम को बाहर खेलने जाना। अभी बाहर थोड़ी गर्मी है। आज शनिवार है, तुम्हारे पिताजी भी आने ही वाले हैं। खाना बिल्कुल तैयार है, जैसे ही तुम्हारे पिताजी आएंगे मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है माँ, मैं दादाजी और दादी जी के कमरे में जाता हूँ, उन्हें भी बता दूँ कि हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। दादाजी निकट आते हुए, अरे हमें तो तुम्हारे घर में घुसते ही पता चल गया था कि अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की कैद से छूट गए हो। अरे कितने दिनों बाद चहक रहे हैं, लगता है घर में रौनक लौट आई है। नीलेश, तुम अब किस क्लास में जाओगे? और सौम्या, तुम किस क्लास में हो जाओगी? नीलेश आत्मविश्वास से, दादी जी, मैं तो बस हो ही गया समझो 9वीं में। सौम्या गर्व से, और मैं 8वीं में। तो भाई मिठाई विठाई कहाँ है? सब मिलेगी दादाजी, पहले रिजल्ट तो आने दीजिए। हाँ दादाजी, कहीं भैया अगर फेल हो गए तो? और ठहर शैतान की नानी, फेल होगी तुम? मेरे तो 90% अंक आते हैं। वो मेरे भी कोई कम नहीं आते 90 से। हाँ, पिछली बार मैं कक्षा में प्रथम आई थी। अरे ठीक है भाई, ठीक है। तभी बाहर सड़क पर कार रुकने की आवाज, कार का दरवाजा खुला और झटके से बंद हुआ। घर में दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये सारी ध्वनियां वहां पर मैंने लिख दी हैं, वहां पर रेडियो में इनको हमने प्रसारित करते समय रिकॉर्ड किया था। ट्रन 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 ट्रन, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, दौड़ कर दरवाजा तो खोलो भैया। नीलेश के दौड़ने की आवाज और दरवाजा खोलने की आवाज। नीलेश उत्साह से भरकर, मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई पिताजी। और मेरी भी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, और यह भी पता है कि आज इतनी उछल कूद इसीलिए है घर में। पिताजी बताइए, हमें गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घुमाने ले जाएंगे? अरे नीलेश, कितनी बार समझाया है कि बाहर से आने पर सबसे पहले पिताजी को पानी पिलाओ, बिठाओ। बस आते ही लिपट गए और हो गए शुरू। थक हार कर दफ्तर से आए हैं। अरे नीलिमा, मेरी सारी थकान तो इन बच्चों की चहचहाहट से ही गायब हो जाती है। पिताजी लीजिए पानी पीजिए। पानी पीने की आवाज, शुक्रिया। आ गए विनय बेटा, देखो तो घर में आज कैसी खुशी छाई है। हाँ माँ, आज इनके सालाना इम्तिहान जो खत्म हो गए हैं। अच्छा, आप अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। ध्यान है ना, शनिवार को दोपहर का खाना आप हमारे साथ ही खाते हैं। सब आपके इंतजार में भूखे बैठे हैं। मैं खाना लगा देती हूँ। आहा, खाने की खुशबू से ही भूख दुगनी हो गई और मुंह में पानी भर आया। टन 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 टन। हाथ मुंह धोने, कुल्ला करने की आवाज, खाना लगाने, खाना खाने की आवाज, बर्तन खड़कने की आवाजें। सौम्या, मुझे थोड़ा रायता देना। भाई आज दाल तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। दादी जी, आपने सलाद तो लिया ही नहीं। लीजिए दादी जी, सलाद लीजिए। अरे बस बस, क्या सारा सलाद मुझे ही दे देगी? हमारी मैडम कहती हैं सलाद खूब खाना चाहिए। नीलेश, जरा पुदीने की चटनी और देना, थोड़ा पापड़ भी। लीजिए पिताजी। पिताजी, पिताजी बताइए ना, इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घुमाने ले जाएंगे हमें? हाँ, कहाँ जाना है तुम ही बताओ, पर ऐसी जगह बताना जहाँ हम सबको मजा आ जाए। पिताजी, मुझे तो पहाड़ पर जाना है, वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, बादल भी इतने नीचे आ जाते हैं कि हम इन्हें छू सकते हैं, कभी बारिश तो कभी धूप। मुझे तो पहाड़ पे बहुत मजा आता है। कहीं भी चलिए, मगर ऐसी जगह हो जहाँ मैं घुड़सवारी कर सकूं। दादी, भाई मुझे तो गंगा स्नान करवा दो, बहुत दिन हो गए गंगा जी के दर्शन किए। क्यों ना हम हरिद्वार होते हुए देहरादून और मसूरी चलें? माँ जी का गंगा स्नान हो जाएगा, नीलेश की घुड़सवारी, सौम्या की पर्वतीय यात्रा और पिताजी की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। हम सहस्त्र धारा भी देख लेंगे, सुना है बड़ी अच्छी जगह है। हाँ हाँ बहू रानी, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हमारी शादी हुई थी तब हमने पर्वतों की रानी मसूरी की खूब सैर की थी। क्यों, याद है ना भागवंती? हाँ, मुझे सब याद है।
ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। भाई नीलिमा, तुमने तो कमाल कर दिया, एक तीर से इतने निशाने। तभी तो हैं हम तुम्हारे दीवाने। अरे हटो भी, आपको तो छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं रहता। क्या क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वाह, खाने का मजा आ गया। मैं तो अब थोड़ी देर आराम करूंगा। कुर्सी हटाने और पिताजी के जाने का स्वर। विनय, ठीक है पिताजी, सचमुच घर में बैठकर खाने का तो लुत्फ ही और है। हाँ तो बच्चों, यह तो तय हुआ कि हम हरिद्वार, देहरादून और मसूरी जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम तो अभी से बनाना पड़ेगा। अभी से क्यों? गर्मी की छुट्टियां होने में तो अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं। रेलगाड़ी की अग्रिम टिकट 2 महीने पहले से ही मिलनी शुरू हो जाती है। समझदार लोग अपना कार्यक्रम पहले ही बनाकर अग्रिम टिकट ले लेते हैं। इससे बाद में कोई चिंता या परेशानी नहीं होती। यदि उसी समय टिकट लेने जाएं तो गाड़ी की सभी सीटें पहले ही भर चुकी होंगी। अच्छा सौम्या, जरा कैलेंडर तो ले आओ। पिताजी, कैलेंडर का क्या करेंगे? कैलेंडर से दिन और तारीख देखकर यह निश्चित करेंगे कि किस दिन जाना ठीक रहेगा। जी पिताजी, मैं अभी लाती हूँ। सौम्या के जाने और कैलेंडर लाने के बाद, लीजिए पिताजी, ये रहा कैलेंडर। अरे बहना, इसमें मई का महीना तो निकाल दो। लाओ कैलेंडर मुझे दो, मैं निकालता हूँ। हाँ, ये है मार्च और लो ये आ गया अप्रैल। अब इसे पलटने पर यह रहा मई का महीना। कैलेंडर के 2 पृष्ठ पलटने की आवाज आती है पीछे से। अब बताइए आगे क्या करना है पिताजी? अच्छा नीलेश, पहले यह बताओ कि तुम्हारे स्कूल में गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं? पिताजी, शनिवार 15 मई से। पिताजी, मेरी भी। हाँ हाँ, तुम दोनों एक ही स्कूल में हो तो छुट्टियां भी तो एक साथ ही होंगी ना। लेकिन पिछले से पिछले साल मेरी छुट्टियां 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी। चुप, हर समय लग जाती है बहस करने। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 15 मई के बाद घूमने जा सकते हैं। हाँ, मगर एकदम छुट्टियां शुरू होते ही नहीं। मुझे भी थोड़ा समय चाहिए यात्रा की तैयारी आदि करने के लिए। हाँ ठीक है, तो 15 मई को है शनिवार और यह 21 मई को आया शुक्रवार। अगर हम 22 मई को शाम 3:30 बजे वाली शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ लें तो ठीक रहेगा। वहाँ कब तक रहेंगे पिताजी? हाँ अभी देखता हूँ। यह रहा अगला शनिवार 29 मई को। या तो शनिवार की रात को मसूरी एक्सप्रेस पकड़कर 30 मई को सुबह दिल्ली पहुँच जाएं, या 30 मई की सुबह 6 बजे की शताब्दी एक्सप्रेस पकड़कर दोपहर में दिल्ली पहुँचें। नहीं नहीं, सुबह 6 बजे वाली ट्रेन ठीक नहीं है, उससे बहुत भागम भाग हो जाती है। तो रात वाली गाड़ी में ही आएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, रात में गाड़ी में सोने में बड़ा मजा आता है। जैसी पंचों की मर्जी। हाँ यही ठीक रहेगा। 27 मई को यहाँ से चलें और 29 मई को वहाँ से वापसी। इससे मुझे दफ्तर से केवल 1 सप्ताह की छुट्टी लेनी पड़ेगी और घूमने के लिए समय भी अधिक मिल जाएगा। पिताजी, इस कैलेंडर को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हाँ हाँ पूछो। ये कैलेंडर किसने बनाया? तारीखें किसने निश्चित की? सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं? हम जनवरी को ही पहला महीना क्यों मानते हैं? हम इसी कैलेंडर को क्यों अपनाते हैं? वाह भैया, ये सवाल तो सचमुच बड़े जरूरी हैं। अरे भाई, ये किसी ग्रेगरी नाम के व्यक्ति ने ये कैलेंडर बनाया था। संसार के सभी देशों में इसे अपनाया जाता है, इसलिए हम भी अपनाते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरे कमरे में बैठकर यात्रा का कार्यक्रम बनाता हूँ। जाने की आवाज़ फेड आउट, फेड इन, अपने आप से। ये कैलेंडर के बारे में पिताजी की बात कुछ जची नहीं। सब लोग इसे अपनाते हैं, इसलिए हम भी अपनाते हैं। ग्रेगरी ने इसे बताया। चलो सौम्य, दादाजी से पूछते हैं। हाँ हाँ चलो भैया। दोनों जाते हैं, दादाजी कमरे में खटखटाते हैं, टन टन टन, ठक 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 ठक। आ जाओ बच्चों, अंदर आ जाओ। दादाजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपके आराम में बाधा तो नहीं पड़ेगी? अरे कैसी बातें करते हो तुम भी। भला तुम्हारी बातों से भी कभी मेरे आराम में बाधा पड़ सकती है? तुम जितनी बातें करते हो मुझे तो उतना ही मजा आता है। आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। दोनों को पास बिठाने का स्वर। दादाजी, क्या आप लोग भी बचपन से इसी जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर को अपनाते रहे हैं? हाँ भाई, तब अंग्रेजों का शासन था। वे जिस चीज को अपनाने के लिए बाध्य करते, हमें उसे ही अपनाना पड़ता था। आप विरोध क्यों नहीं करते थे? बहुत विरोध करते थे, मगर अंग्रेज भी बहुत चालाक थे। कुछ को बहला फुसला कर, कुछ को डरा धमका कर, तो कुछ को लालच देकर अपने साथ मिला लेते थे। तभी तो अत्यंत वैज्ञानिक और सटीक भारतीय कैलेंडर को छोड़कर भारतीय लोग धीरे धीरे इस विदेशी कैलेंडर को अपनाने लगे। दादाजी, आप इस कैलेंडर के बारे में और क्या जानते हैं?
हमें बताइए ना। अरे मैं तो कैलेंडर की पूरी कहानी ही जानता हूँ। कहो तो सुनाऊं कैलेंडर की कहानी। हाँ 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 दादाजी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। बाहर दरवाजे पर घंटी की आवाज, ट्रिन 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 ट्रिन। तो आज की इस कड़ी को मैं यहीं रोकता हूँ। कल अगली वीडियो में मैं यहीं से ही इसको आगे शुरू करूँगा कि अब किस तरह से धीरे धीरे हम मुख्य विषय की ओर ला रहे हैं, और दादाजी अब कैलेंडर की कहानी सुनानी शुरू करेंगे, और क्या क्या प्रश्न बच्चों के मन में हैं, जिज्ञासाएं हैं, और वे जिज्ञासाएं हम सब के मन की जिज्ञासाएं हैं, हम बड़े लोगों के मन के प्रश्न भी हैं कि ये कैलेंडर किसने बनाया, हम इसे ही क्यों अपनाते हैं, आदि बहुत सी बातें हैं। और ऐसी जानकारियों का भंडार है ये पुस्तक विरासत, और इसकी इस कड़ी को पूरा करेंगे हम अगली वीडियो में। तो मित्रों, देखते रहिए मेरी यह वीडियो श्रृंखला, और अपने सुझाव भी देते रहिए। जो भी आप इसमें परिवर्तन सुधार चाहते हों उसे भी बताइए। जो बातें अच्छी लग रही हैं उनकी ओर भी संकेत कीजिए, और जो अच्छी नहीं लग रही हैं वे भी मुझे बताइए, ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। इसी के साथ सभी को नमस्कार।